अरवल विधानसभा की क्या खासियत रही है? अरवल में इस बार कौन बाजी मारेगा? लेकिन पिछले रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? फिलहाल यहां भाकपा माले का कब्जा है, लेकिन क्या यहां पर बीजेपी या एनडीए मेहनत इस बार कुछ कर रही है? क्या सीट का मिजाज ऐसा रहा है कि यहां पर पार्टियां बदलते रहे हैं मतदाता? रंजन जी, अगर अरवल को आप स्कैन करते हैं तो इस सीट का नेचर क्या नजर आता है? क्या यहां पर रोटेशन में कैंडिडेट जीतते रहे हैं या पार्टियां जीतती रही हैं, या फिर एक पर भरोसा करते हैं यहाँ लोग? देखिए, यहाँ पर किसी एक दल को बहुत ज्यादा जीत मिली हो ऐसा नहीं दिखता है। जब इस सीट को स्कैन कीजिएगा तो ये चीजें दिखती है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि अरवल जो है एक वक्त नक्सल प्रॉब्लम के लिए जाना जाता था। रेड कॉरिडोर में इसकी गिनती होती थी। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो लेफ्ट का एक प्रभाव दिखता है, चुनावों में भी दिखता है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए तो जो सोशलिस्ट पार्टियां हैं वो ज्यादा बार चुनाव जीतने में सफल रही, लेकिन वो अलग अलग पार्टियां रही, अलग अलग नाम से चुनाव लड़ी। अगर आप देखिए तो जो यहाँ पर 17 चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस को सिर्फ 2 बार कामयाबी मिली है, और वो भी आखिरी बार 1962 में। तो कांग्रेस का शुरू में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट था, लेकिन धीरे धीरे जो उनका इम्पैक्ट है वो कम होता गया, और सोशलिस्ट पार्टियां और लेफ्ट के बीच यहाँ पर मुकाबला होता गया। एक बार बीजेपी को भी यहाँ पर कामयाबी मिली, लेकिन यहाँ पर आपको मिला जुला दिखेगा। कांग्रेस यहाँ से 2 बार जीती है, तो आरजेडी एलजेपी इसको 2-2 बार कामयाबी मिली है। सीपीआई को भी 2 बार कामयाबी मिली है। बीजेपी, जनता दल, सोशलिस्ट पार्टी और भाकपा माले को 1-1 बार सफलता मिली है। तो लेफ्ट के नाम 3 जीत हो गई। अब एक और चीज है कि यहां पर जैसे आप कहते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव जीतते रहे हैं। अगर आप देखिए तो 1980, 1985 और 1990 में कृष्णनंदन प्रसाद सिंह जो है वो 3 बार निर्दलीय चुनाव लड़े। तो ये उनकी छवि जो है उसके बारे में हमें बताती है कि किस तरह की उनकी छवि थी। 3 बार निर्दलीय वो यहां से चुनाव जीते। अरवल की जनता ने उनको अपना प्यार दिया। लेकिन अगर आप यहां पर एक चीज और देखें कि यहां पहला चुनाव कब हुआ, 1952 में, और पहले ही चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी को कामयाबी मिली। हालांकि फिर कांग्रेस की वापसी होती है, लेकिन लेफ्ट अपना जो है एक प्रभाव यहां पर दिखाते रहा है। अगर आप देखिए तो यहां पिछले लगभग 7-8 चुनावों से हर बार विधायक का चेहरा बदल जा रहा है। अगर आप देखिए तो सिर्फ एक 2005 फरवरी अक्टूबर है जब दुलार चंद सिंह यादव जो हैं वो फरवरी और अक्टूबर दोनों में चुनाव जीते थे एलजेपी के टिकट पर। नहीं तो अगर आप देखिए तो 2005 के अक्टूबर में दुलार चंद सिंह यादव, 2010 में चितरंजन कुमार, 2015 में रविंद्र सिंह और 2020 में महानंद प्रसाद कुशवाहा। तो आखिरी 4 चुनाव को अगर आप देख लीजिए तो हर बार विधायक का चेहरा बदला है। अगर 2005 फरवरी अक्टूबर को छोड़ दीजिए तो उससे पहले भी अखिलेश प्रसाद सिंह, उनसे पहले रविंद्र सिंह कुशवाहा, तो ये चीजें आपको दिखेंगी, और उनसे पहले कृष्णनंदन प्रसाद सिंह। तो ये एक चीज बताता है कि बहुत ज्यादा विश्वास करते एक ही व्यक्ति पर जो है अरवल रिसेंट पास्ट में दिखा नहीं है। हालांकि अगर यहाँ के आखिरी 3 चुनाव की बात कीजिए तो 2010 में अरवल में पहली बार कमल खिला, चितरंजन कुमार ने यह कमल खिलाया था, और तब एक मल्टी कॉर्नर फाइट हुई थी जिसका लाभ चितरंजन कुमार को मिला था। उनको 23,984 वोट आए थे, और तब भाकपा माले, जिसका कि एक इम्पैक्ट अरवल पर रहा है, महानंद प्रसाद सिंह ही प्रत्याशी थे, 19,782 वोट लाने में कामयाब हुए थे। वो दूसरे स्थान पर रहे थे। तो चितरंजन कुमार ने 4,202 वोटों की जीत हासिल की थी। एलजेपी के दुलार चंद सिंह यादव जो कि तब जो है आपको सिटिंग विधायक थे, उनको 15,513 वोट आए थे। कांग्रेस प्रत्याशी को 5.5% वोट थे। 2015 में जब महागठबंधन बन गया तो समीकरण के साथ अंकगणित भी मजबूत हो गया, क्योंकि कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू तीनों एक साथ चुनावी मैदान में, और उसका परिणाम जो है वो आपको चुनाव में दिखा भी। रविंद्र सिंह जो हैं, रविंद्र सिंह कुशवाहा, वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, और वो
आपको 42.62% वोट लेकर आए, 55,295। तो उन्होंने जो है जीत हासिल की और चितरंजन कुमार जो विधायक थे उस वक्त, उनको शिकस्त दी 17,810 वोटों से। लेकिन भाकपा माले का अपना एक वोट शेयर रहा 16.5% का। महानंद प्रसाद सिंह ही प्रत्याशी थे, 21,354 वोट उनको भी आए थे। फिर 2020 आता है तो राजनीति ने एक करवट और ली थी। जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में आया था, तो आरजेडी ने लेफ्ट और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया। और चूंकि यहां पर भाकपा माले का एक प्रभाव रहा है, तो उन्होंने ये सीट भाकपा माले को दे दी और वहां से महानंद प्रसाद सिंह ही चुनावी मैदान में उतरे। और जैसा मैंने कहा कि 16 से 20% का अपना बेस वोट जो है वो अरवल में भाकपा माले का है। उसमें जब आपको आरजेडी के वोट जुड़ गए तो वो आंकड़ा 47% को क्रॉस कर गया। और इतने अच्छे वोट लाने के बाद जो है वो महानंद प्रसाद सिंह 19,950 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। उस वक्त बीजेपी ने अपना कैंडिडेट भी बदल दिया था, दीपक कुमार शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा था, जिनको 48,336 वोट आए थे। हालांकि यहां जो आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से सुभाष चंद्र यादव थे, उनको भी लगभग 8,000 के आसपास वोट आए थे। तो अब जो सवाल उठता है कि 2025 में क्या होगा, तो देखिए यहां का समीकरण जब आप देखिएगा तो आपको दिखता है कि भाकपा माले और आरजेडी के गठबंधन हो जाने से यहां एक बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बन गया है, क्योंकि आरजेडी का अपना वोट है और भाकपा माले का अपना कैडर वोट है। और कैडर वोट जातियों में नहीं बंधा होता, वो आपको हर जाति में मिलता है और इसीलिए वो एक बड़ा हिस्सा भाकपा माले के पास जाता है। लोकसभा 2024 का चुनाव भी इसकी गवाही देता है। सुरेंद्र प्रसाद यादव को 47.11% वोट आए, तो वही देखिए 47.2% विधानसभा में महानंद प्रसाद सिंह को और लोकसभा में सुरेंद्र प्रसाद यादव को 47.11। तो वोट उनका वहीं पर इंटैक्ट दिख रहा है। और इसलिए इंटैक्ट दिख रहा है कि एमओआई इंटैक्ट है और भाकपा माले का अपना वोट इंटैक्ट है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी कि वो जो ये गठजोड़ है और जो उसका समीकरण है उसको तोड़े कैसे। ये एक बड़ी चुनौती जो है वो बीजेपी के सामने होगी। लेकिन जहां तक हम प्रत्याशियों की बात करें, संभावित प्रत्याशियों की, तो देखिए भाकपा माले से तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि महानंद प्रसाद सिंह ही यहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन एनडीए से कौन होगा, इसे लेकर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि कई प्रत्याशी हैं जो कि अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें दीपक कुमार शर्मा हैं, वो दावेदारी कर रहे हैं। इन सब के बीच सत्येंद्र कुमार राय हैं, उनकी अपनी दावेदारी है। मनोज शर्मा गोह वाले, अगर रणविजय सिंह को गोह में टिकट मिल जाता है और मनोज शर्मा औरंगाबाद में भी नहीं, उनको किसी विधानसभा सीट पर एडजस्ट किया जाता है, तो उनको भी अरवल भेजा जा सकता है। एक बात यहां पर यह भी दिखती है। तो ये कुछ एक प्रमुख कैंडिडेट हैं। इसके अलावा रामकिशोर शर्मा हैं, पूर्व एमएलसी, अजेंद्र शर्मा हैं, पीयूष शर्मा हैं, राम विनय शर्मा हैं, भास्कर कुमार हैं, आनंद चंद्रवंशी हैं, शशि भूषण भट्ट हैं। तो कई दावेदार बीजेपी से यहां पर हैं। जेडीयू की तरफ से भी दावेदारी हो रही है। मंजू देवी हैं, रामकिशोर वर्मा हैं, जितेंद्र पटेल हैं और दयानंद सिंह हैं। ये भी अरवल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि महागठबंधन से कोई और चुनाव नहीं लड़ना चाहता। कांग्रेस से धनंजय शर्मा हैं, राम विनय यादव हैं, आरजेडी से रविंद्र सिंह हैं, रामेश्वर चौधरी हैं, बिंदेश्वरी यादव हैं, जगजीवन राम हैं, किरण देवी हैं। तो बहुत सारे दावेदार अरवल में, बिल्कुल दावेदारों की लाइन लगी हुई है। लेकिन जो दिखता है महागठबंधन से आपको महानंद प्रसाद सिंह का दावा सशक्त जान पड़ता है। और अगर आप
बीजेपी से बात कीजिए तो सत्येंद्र कुमार राय, दीपक कुमार शर्मा और मनोज शर्मा में से कोई एक कैंडिडेट बनाए जा सकते हैं। अगर आप यहाँ का जातीय समीकरण अगर आप देखने जाइए तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यादव वोटर्स अच्छी संख्या में हैं, इसके अलावा भूमिहार वोटर्स अच्छी संख्या में हैं और लवकुश के वोट यहाँ अच्छी संख्या में हैं। तो यादव वोटर्स 15 से 16% के आसपास हैं, भूमिहार 10.5 से 11.5, कोई इसको 12 से 14% तक भी कहते हैं, लवकुश 16 से 17%। और देखिए अभी उसी लवकुश ये से ही महानंद प्रसाद सिंह जो है वो विधायक हैं, वैश्य 8 से 9% हैं। तो अगर आप देखिए सामान्य जाति में राजपूत 2.5 से 3%, भूमिहार 10.5 से 11.5%, ब्राह्मण 2 से 2.5%, तो 15 से 16%, सामान्य जाति कुर्मी कोयरी 16 से 17% और वैश्य 8 से 9%। तो ये आंकड़ा 39 से 41% का बनता है। और इसके अलावा आप देखिए तो अनुसूचित जाति के वोट 21.23% और अदर ओबीसी 12-13%। तो ये 32-33% एक तरफ आपको दिखता है। लेकिन फिर बीजेपी को उतने वोट आते क्यों नहीं? सिर्फ 33.5% वोट पिछली बार आए थे। तो इसकी बड़ी वजह यह है कि महानंद प्रसाद सिंह जो है ये लवकुश वोट में बड़ी सेंधमारी कर जाते हैं, ये वोट उनकी तरफ शिफ्ट होता है बड़े पैमाने पर। और साथ ही चूंकि भाकपा माले का अनुसूचित जाति के जातियों में जो है एक अच्छी पैठ है और इसी तरह से जो अति पिछड़ी जातियां होती हैं वहां उनकी पैठ जो है वो ज्यादा है और जो कैडर वोट हैं जो एक क्रॉस द कास्ट हैं वो भी आपको भाकपा माले को जाते हैं। तो अरवल में भाकपा माले प्लस आरजेडी के गठबंधन से स्थिति महागठबंधन की मजबूत दिखती है। एक एज आपको देना पड़ेगा बीजेपी की बीच के सामने, बड़ा चैलेंज कि वो इस समीकरण को तोड़े कैसे। चलिए, तो सबके अपने चैलेंज है लेकिन तय तो जनता को करना है। तो अरवल की जनता का मिजाज क्या है, अरवल की जनता क्या चाहती है इस बार, अरवल की जनता से ही सुनते हैं। जब से नीतीश जी आए हैं तो हर तरह की सुविधा दिए हैं। हम लोग रोड पर नहीं निकलते थे, सब चलने लगे हैं। उग्रवादी घटना के लेकर नहीं निकलते थे। हाँ, रात में शाम के बाद तो चलना मुश्किल हो जाता था। क्या व्यवस्था है बिहार में? बिजली, पानी, शिक्षा? नहीं है सो कुछ ही कि क्या नहीं सुविधा है, हर चीज दिए हुए हैं। हमारा तो विचार है कि एक बार तेजस्वी यादव को भी देख लिया जाए। आप चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बने? हाँ, एक बार देखे जनता। विधानसभा चुनाव होने जा रही है, आप किसकी सरकार चाहते हैं बिहार में? प्रशांत किशोर के, क्योंकि वो वादा किया है कि हम प्लान रोक देंगे, बच्चा के स्कूल वगैरह की सुविधा बढ़ा देंगे, जो है जो लगे, लेकिन हम लोग देंगे जन स्वराज को। महागठबंधन को क्यों नहीं? तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, वो भी ठीक है, लेकिन उनके राज थोड़ा जंगल राज था, डर लगता है कि फिर वही जंगल राज फिर ना आ जाए। आप क्या चाहते हैं कि किसका, आप किसको वोट दीजिएगा? हम एनडीए को देंगे। एनडीए से चाहे जो रहे। हम तो तेजस्वी यादव के सरकार साहब। क्यों? क्योंकि वो 17 महीना में बहुत सारे नौकरी दिए थे। और लोग कहता है कि जंगल राज उनके राज में था, उनके पिताजी के राज। जंगल राज उनके पिताजी के राज में था, अभी इनके राज में थोड़े रहेगा। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव सक्सेस होंगे बिहार के लोग? 9वीं फेल से क्या होगा? देश चलाने के लिए 9वीं फेल, ये तो का संविधान में लिखा हुआ है कि देश कोई भी चला सकता है। मैं पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखिए तो मैं प्रशांत किशोर के साथ जा सकता हूं, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारी सरकार आएगी तो बेरोजगारी दूर करेंगे, खाना लाएंगे बिहार में। तो मैं प्रशांत किशोर के साथ जा सकता हूं। तीसरा ऑप्शन चाहिए था बिहार को, लोगों को मिल चुका है। सो एनडीए की सरकार काफ़ी दिन तक रही है, हमने देखा है। जैसे कि उन्होंने पहले वादा किया था कि बिहार को अगला मतलब अभी 5 साल मुझे मिला तो बाढ़ मुक्त बिहार बनाऊंगा, तो उन्होंने अपने वादा पे खरा नहीं उतरा है। सो हम तीसरा की ओर रुख कर सकते हैं, अब अच्छी है हमारे पास अपॉर्चुनिटी। तो अरवल की जनता जैसे इस बार चेंज करके देखना है तो किसी को इसी सरकार पर भरोसा है। तो फिलहाल अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा जनता का मूड भी हम समझते जाएंगे और आपके सामने भी रखेंगे कि इस बार क्या बिहार में बदलाव की बहार है या फिर से नीतीश कुमार है।